नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 12वीं कक्षा में आज हम 7वीं कविता बादल को गिरते देखा है का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम कवि श्री नागार्जुन जी का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। परिचय के बाद इस कविता के सारांश को देखेंगे और सारांश के बाद एक एक काव्य पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। नागार्जुन जी का जन्म सन 1917, निधन सन 1998। हिंदी के जनवादी नागार्जुन का जन्म ननिहाल, सतलखा, जिला मधुबनी, राज्य बिहार में हुआ था। उनका पैतृक गांव तरौनी, दरभंगा, बिहार में पड़ता है। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनकी शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई। नागार्जुन ने हिंदी में रतिनाथ की चाची नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास आदि उपन्यास लिखे हैं। मैंने अभी अभी जो नाम बोले वो उनके उपन्यास थे। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की छाया में आदि उनके कविता संग्रह है। ये जो नाम मैंने बोले वो उनके कविता संग्रहों के नाम है। इसके अतिरिक्त निबंध, कहानियाँ, संस्मरण और अन्य विधाओं में भी उन्होंने लेखन किया है। नागार्जुन को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये जो साहित्यिक परिचय था वो हमने यहाँ देखा। नागार्जुन जी का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। काव्य का क्षेत्र हो, उपन्यास का क्षेत्र हो, निबंध का क्षेत्र हो या संस्मरण का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में नागार्जुन जी ने कलम चलाई और उसी कलम के माध्यम से हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम इस कविता के सारांश को देखते हैं। तिब्बत यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन से प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप को देखने से कवि के मन में सौंदर्य का जो उफान आया उसे इस कविता में डाला है। इसमें कहीं मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने के चित्र है, तो कहीं झीलों में हंसों द्वारा कमल नाभ खोजने के दृश्य है। चीर विरह के बाद चकवा चकई का मिलना और शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखर करता है। तो इस प्रकार इस कविता में
नागार्जुन जी ने हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत के आसपास की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वही सौंदर्यता को इस कविता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। साथ साथ हिमालय पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर और मानसरोवर की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वही सौंदर्यता के दृश्य भी इस कविता में देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ मैदानी प्रदेश से आए हुए हंस जब मानसरोवर में जब तैरते हैं और कमलनाभ के तंतु को खोजकर वो अपनी भूख शांत करते हैं, इसका भी दृश्य इस कविता में देखने को मिलता है। और इस कविता के अंत में चकवा और चकवी का जो प्रणय जो है वो प्रणय कलह को भी यहाँ नागार्जुन ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। तब हम एक एक काव्य पंक्ति के माध्यम से इस कविता का अभ्यास शुरू करेंगे। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ कवि हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत के जो अलग अलग जो शिखरों हैं उसी शिखरों पर बादल को घिरते देखने की बात यहाँ वो प्रस्तुत करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले तो हम हिमालय पर्वतमाला देखने में किस प्रकार की है इसका भी सर्वप्रथम एक तस्वीर के माध्यम से वही हिमालय पर्वतमाला का सर्वप्रथम हम दर्शन करेंगे और देखेंगे कि असल में हिमालय पर्वत की प्राकृतिक सौंदर्यता मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो है वो हिमालय पर्वत की ही तस्वीर है। हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, पूरे के पूरे पर्वतों का जो समूह जो है उसी समूह को हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ये जो दूसरी तस्वीर जो है वो हिमालय पर्वत के कई ऊंचे शिखरों का एक समूह देखने को मिलता है। और पूरा का पूरा जो हिमालय पर्वत जो है वो बर्फ़ से आच्छादित है। जिधर भी दृष्टि आप डालेंगे उधर आपको बर्फ़ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो पर्वत है वो बर्फ़ से आच्छादित नज़र आते हैं। तो जब नागार्जुन तिब्बत यात्रा के लिए जब वो गए थे तो वहाँ उन्होंने हिमालय पर्वत की जो प्राकृतिक सौंदर्यता को जो देखा, जो महसूस किया, वही अनुभव को, वही प्राकृतिक सौंदर्यता को वो इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तब हम इस कविता में आगे बढ़ते हैं और ये जो पहली जो काव्य पंक्ति है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ ये कहते हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल यानी निर्मल और धवल का अर्थ है उज्जवल, गिरी यानी कि पर्वत, और शिखर का मतलब तो आप सब जानते हैं कि पर्वत की टॉर्च। तो यहाँ कवि नागार्जुन कहते हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर यानी कि निर्मल और उज्जवल पर्वतों के शिखर पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जितने बर्फ के जो टुकड़े हैं वही टुकड़े मानसरोवर के अंदर जो सुनहरे कमल के जो पौधे हैं वही पौधों पर वही छोटे छोटे मोती जितने बर्फ के टुकड़ों को गिरते देखा है। पहली बात यहाँ ये देखने को मिले कि भाई हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत के आसपास की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो सौंदर्यता का वर्णन करते हैं। और वहाँ स्थित मानसरोवर, तो वो मानसरोवर की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसका भी जिक्र
नागार्जुन इस काव्य पंक्ति में करते हैं और कहते हैं कि मानसरोवर के अंदर जो कमल के जो पौधे हैं वही पौधों पर बर्फ के छोटे छोटे मोती जितने टुकड़े वही सुनहरे कमलों पर गिरते देखा है। तो हम यहाँ मानसरोवर की भी तस्वीर देखेंगे। ये जो तस्वीर है वो मानसरोवर की है और ये धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। भगवान शिव के जीवन का जो रहस्य है वह रहस्य भी इस सरोवर के साथ जुड़े हुए हैं और देश विदेश के लोग इसी सरोवर की यात्रा के लिए आते हैं। और हमारे भारत में भी कई यात्रा करने वाले जो लोग हैं वे लोग भी यहाँ आते हैं और अपने आप को वो धन्य मानते हैं, पुण्यशाली मानते हैं। तो ये मानसरोवर का प्राकृतिक सौंदर्य तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन धार्मिक दृष्टि से भी मानसरोवर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये विद्यार्थी मित्रों मानसरोवर की तस्वीर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उम्मस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अभी जो तस्वीर हमने देखी वे तस्वीर थी मानसरोवर की और मैंने कहा कि वो मानसरोवर आस्था का केंद्र है, प्राकृतिक सौंदर्यता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और धार्मिक दृष्टि से भी मानसरोवर का बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ कवि ये कहते हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर, हिमालय पर्वतमाला के कंधों पर कई सरोवर हैं, कई झीलें हैं। झील का मतलब है सरोवर। कई झीलें आपको देखने को मिलेगी और उन्हीं झीलों में सबसे महत्वपूर्ण कोई झील है तो वह है मानसरोवर। तो मानसरोवर का जो जल है वो कैसा है, तो श्यामल नील सलील में, श्याम रंग का ये जो जल है, पवित्र जल जो है, सलील का अर्थ है जल, श्याम रंग का ये जल और उसी जल से प्रभावित होने वाले समतल देशों से आकर पावस की उम्मस से व्याकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। तो ये मानसरोवर का श्यामल जल जो है उसमें किसे तैरते हुए देखा है, तो कि हंसों को तैरते हुए देखा है। तो ये हंस कहाँ से आए हैं, तो कि मैदानी प्रदेश से आए हैं। समतल देश का मतलब होता है मैदानी प्रदेश। तो ये हंस जो है वो मैदानी प्रदेश से आए हैं। तो ये वो मैदानी प्रदेश से आने का कारण क्या है, तो कि मैदानी प्रदेश से आने का कारण है पावस ऋतु। जब पावस ऋतु की मौसम होती है तो गर्मी का प्रभाव बढ़ जाता है और उसी गर्मी यानी कि उम्मस का अर्थ है गर्मी, पावस ऋतु में उम्मस का प्रभाव बढ़ता है। तो ये उम्मस से ये हंस परेशान हो जाते हैं और इसी उम्मस से छुटकारा पाने के लिए हिमालय स्थित मानसरोवर में वो आते हैं और इसी मानसरोवर के शीतल जल में वो तैरते हैं ताकि उन्हें उम्मस से, गर्मी से छुटकारा मिले। और यहाँ उनका खुराक जो है वह भी उन्हें मानसरोवर में आसानी से मिल जाता है। तो वो उनका कौन सा खुराक है, तो उसके बारे में भी यहाँ नागार्जुन बताते हैं और लिखते हैं कि तिक्त मधुर विषतंतु खोजते। तिक्त यानी तीखा और मधुर यानी मीठा। विषतंतु कमल नाभ जो होती है उसके अंदर जो तंतु होते हैं ना कमल नाभ के, वही तंतु तीखे भी होते हैं और मीठे भी होते हैं और वही तंतु हंसों का प्रिय खुराक है जो उसे यहाँ मानसरोवर में मिल जाता है। इसीलिए वो मैदानी प्रदेश से पावस ऋतु की उम्मस से व्याकुल होकर
वो यहाँ हिमालय स्थित मानसरोवर के अंदर आते हैं, ताकि यहाँ उन्हें शीतलता मिले और शीतलता के साथ साथ उनका जो प्रिय खुराक है, प्रिय जो खाना है, वो खाना भी उन्हें यहाँ मिल जाता है। इसीलिए वे हंस यहाँ इसी सरोवर में तैरते हुए दिखाई देते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था नील बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशाकाल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ इस कविता के अंत भाग की ओर नागार्जुन जी जो है वो बात बताते हैं, वो है चकवा और चकवी का जो प्रणय कलह की जो बात है, वो बात वो यहाँ इस कविता के अंतिम भाग में प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो अंतिम भाग में शुरुआत में जब हमने देखा तो हिमालय पर्वत के शिखरों पर बादल को गिरते देखना, मानसरोवर में जो कमल के जो पौधे हैं, उसी कमल के पौधे पर छोटे छोटे मोती जितने बर्फ़ के टुकड़े को गिरते देखना। फिर जब हम वहाँ से आगे बढ़े तो मानसरोवर में मैदानी प्रदेश से आए हुए हंसों को तैरते हुए देखने का वर्णन जो हमने इस कविता के मध्य भाग में देखा। अब ये जो अंतिम भाग है, उसी अंतिम भाग में कवि ने चकवा और चकवी का जो प्रणय कलह जो है, वही प्रणय कलह का बड़ी मार्मिकता से वर्णन प्रस्तुत किया है, और साथ साथ यहाँ वसंत ऋतु के प्रभाव का भी जिक्र इस कविता के अंतिम भाग में प्रस्तुत किया है। तो ऋतु वसंत का सुप्रभात था। सुप्रभात का मतलब होता है सुबह, सवेरा। तो वसंत ऋतु और वसंत ऋतु की सुबह थी। मंद मंद था अनिल। अनिल का मतलब है पवन, और ये पवन कैसे बह रहा था तो कि मंद मंद, धीमे धीमे पवन बह रहा था। बालारुण की मृदु किरणें थी। बालारुण प्रभात का सूर्य, सुबह का, वहली सुबह का जो सूर्य, और जब सुबह में पूर्व दिशा की ओर जब सूर्य निकलता है तो उनकी जो किरणें जो है वो कैसी है? मृदु। मृदु का मतलब होता है मुलायम या कोमल। सुबह में जब आप सूर्य प्रकाश को देखेंगे तो उनकी जो किरणें हैं सूर्य की, वो आपको कोमल और मुलायम है, ऐसा एहसास आपको ज़रूर होगा। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु की सुबह थी, और इस सुबह में धीमे धीमे मंद गति से पवन बह रहा था, और उसी समय पूर्व दिशा से बालारुण की यानी कि प्रभात के सूर्य की कोमल किरणें आ रही थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। अगल और बगल, आस पास स्वर्णाभ शिखर। स्वर्णाभ का मतलब होता है स्वर्ण जैसे रंग। तो जो अगल बगल में जो हिमालय पर्वत के जो अलग अलग जो शिखरों हैं, वो शिखर इस सुबह में कैसे दिखाई देते हैं तो कि सुनहरे रंग के शिखरों दिखाई देते हैं। सारे के सारे जो शिखर है वे सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं। तो सुनहरे रंग के दिखाने का कारण है क्योंकि वहली सुबह है, और प्रभात के सूर्य की जो मुलायम और जो कोमल किरणें जो है वो वही शिखरों पर पड़ती है, और उसी के कारण पूरे के पूरे जो शिखर है वो सुनहरे रंग, स्वर्ण जैसे रंग में दिखाई पड़ते हैं। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। अलग अलग रहकर, एक दूसरे से विरहित, एक दूसरे से अलग होकर
यहाँ बात कर रहे हैं कवि चकवा और चकवी की। ये पक्षी जोड़ा श्रापित है और उन्हें ये शाप मिला है कि पूरा दिन दोनों साथ में रहे। जैसे ही रात्रि का समय होता है तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पूरी रात एक दूसरे के विरह में, एक दूसरे के विलाप में वो क्रंदन करते हैं। और उसी क्रंदन जब सुबह होती है उसी समय वो क्रंदन यानी कि उनका जो करुण विलाप जो है वो समाप्त हो जाता है और दोनों का मिलन हो जाता है। तो ये जो अभिशापित जो पक्षी जोड़ा है वही पक्षी जोड़ा के बारे में वो यहाँ बात प्रस्तुत करते हैं। देखते हैं अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती है वो अलग अलग रहकर ही रात बितानी पड़ती है क्योंकि उन्हें श्राप मिला है। इसलिए निशा काल के चिर अभिशापित, निशा काल रात्रि के समय का ये श्राप ये पक्षी जोड़ा को मिला है। बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें। बेबस, बेबस का अर्थ है लाचार, मजबूर। ये चकवा और चकवी जो है श्राप से मजबूर है। दिन में साथ में रहते हैं, रात होते ही दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होने के कारण एक दूसरे को ढूंढने में, एक दूसरे के विरह में, एक दूसरे के वियोग में वो पूरी रात क्रंदन करते हैं, करुण विलाप करते हैं। और वह करुण विलाप समाप्त होता है सुबह के साथ, क्योंकि सुबह होते ही दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें। वो जो करुण विलाप जो था वो बंद हुआ। बंद क्यों हुआ? क्योंकि अब सुबह हो गई थी, रात्रि समाप्त हो गई थी और सुबह का प्रारंभ हुआ था। इसलिए ये उनका जो क्रंदन था वो क्रंदन समाप्त होता है। उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर, ये जो महत्वपूर्ण जो सरोवर है मान सरोवर जो है, और उसी मान सरोवर के किनारे, तीरे, तीरे का मतलब होता है किनारा, वो मान सरोवर के किनारे शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल जो जल के अंदर जो घास होता है उस शैवाल कहा जाता है, और उनकी जो हरी दरी जो है, उनका जो बिस्तर है, वही बिस्तर पर, शैवालों के जो बिस्तर है उसी बिस्तर पर कवि कहते हैं प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। मैंने वही शैवालों के बिस्तर पर वो जो अभिशापित जो पक्षी जोड़ा है चकवा और चकवी, इस दोनों पक्षी जोड़े को प्रणय कलह छिड़ते देखा है, क्योंकि रात के समय तो दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं और एक दूसरे के वियोग में करुण विलाप करते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है और सूर्य की पहली किरण जब मान सरोवर पर पड़ती है तो ये दोनों पक्षी जोड़ा जो है वो एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक दूसरे हरी दरी, शैवालों की जो हरी दरी जो है उस पर अपना प्रणय कलह जो है वह छिड़कते हुए देखा है। ऐसा कवि यहाँ कहते हैं कि दोनों पक्षियों को प्रणय कलह करते हुए मैंने देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो कविता है उस कविता को हम यहाँ पूरी करते हैं। शब्दार्थ है तो शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। अमल और धवल दोनों के अर्थ मैंने इस कविता के प्रारंभ में स्पष्ट कर दिया था। अमल का मतलब है निर्मल और धवल का मतलब है उज्जवल। शिखर का मतलब होता है चोटी, तुहिन बर्फ, तुंग ऊंचा, सलिल पानी जल, समतल देश मैदानी भाग, उम्मस प्रिंटिंग मिस्टेक है, उम्मस नहीं उम्मस गर्मी, बिस्तंतु कमलनाल, कमल दंड जिन पर कमल का फूल खड़ा रहता है, तीरना तैरना, अनिल पवन, बालारुण बाल, सूर्य सुबह का लाल सूर्य, स्वर्णाभ सोने जैसी चमक, विरहित होना बिछड़ना अलग होना, चिर अभिशापित जो सदा के लिए शापग्रस्त हो, क्रंदन करुणापूर्ण रुंदन, शैवाल जल में उत्पन्न होने वाली घास, दरी बिछोना बिस्तर, प्रणय कलह प्रेम पूर्ण कलह यानी झगड़ा। तो ये थे शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद ये जो स्वाध्याय के जो प्रश्न है, पहले विकल्प वाले प्रश्न है, फिर एक एक वाक्य वाले प्रश्न, फिर 2-3 वाक्य वाले प्रश्न और अंत में है सविस्तार पूर्वक प्रश्न।
ये सारे के सारे प्रश्न आप हिंदी विषय की नोटबुक में लिख देना। तो आज हम इस कविता को हम यहाँ समाप्त करते हैं। अस्तु।